तो इमरजेंसी प्रोविज़न, तो इमरजेंसी जो है कितने में, पार्ट 18 में दे रखी है, फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360। तो इसके थ्रू क्या होता है कि सेंटर जो है एबनॉर्मल सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाता है। ये इमरजेंसी प्रोविज़न लाने के पीछे कि भाई जो इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी है वो सेफगार्ड रहे, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो भी सही से रहे, ठीक है। इमरजेंसी में क्या होता है, सेंटर जो है के पास में सारी पावर हो जाती है एंड स्टेट जो है पूरा सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटी में कर देता है विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट नहीं होता, ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है। तो ये यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अम्बेडकर ने बोला था कि ऑल द फेडरल फीचर फेडरल सिस्टम इंक्लूडिंग अमेरिकन आर प्लेस्ड इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म, नो मैटर व्हाट द circumstances cannot change its form and shape, ठीक है। It can जो never be unitary. On the other hand, constitution जो इंडिया का can be both unitary as well as federal according to the requirement of the time and circumstances. In normal time it is framed to work as federal system, but in time of emergency it is so designed as to make it work as though it was a unitary system, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 3 टाइप की इमरजेंसी दे रखी है। तो इसमें इमरजेंसी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबिलियन, इनके बेसिस पे, ठीक है। तो ये जो आर्म रेबिलियन है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो है ऐड किया गया था। इसके पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था तो उसको हटा के आर्म रेबिलियन लेके आ गए। तो ये है आर्टिकल 352 में दे रखा है। तो इन 3 ग्राउंड्स पे लगती है तो उसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। हाउएवर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है एम्प्लॉय द एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ emergency टू डिनोट दिस टाइप ऑफ emergency, ठीक है। employs the expression proclamation of emergency when there is a proclamation of emergency, मतलब वो नेशनल इमरजेंसी होगी, ठीक है। तो अगर इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी स्टेट में, अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है, दैट इज़ आर्टिकल 356 में दे रखा है, तो उसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, ठीक है। तो इट ऑल्सो नोन बाय 2 अदर नेम्स, को 2 अगर नामों से जानते हैं, जैसे स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है नॉट यूज़ द वर्ड इमरजेंसी इन दिस सिचुएशन, कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी तो इसमें प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, ना कि इमरजेंसी, ठीक है। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू फाइनेंशियल थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 352, 356, 360 में दे रखा है। तो नेशनल इमरजेंसी, तो इसका ग्राउंड क्या होगा, तो 352 के अंदर प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा जब सिक्योरिटी है या फिर पूरे इंडिया की या फिर कोई भी पार्ट की उस पर ख़तरा है किसी रीज़न से, वॉर की वजह से, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म रेबिलियन की वजह से। तो जो है प्रेसिडेंट इमरजेंसी होने के पहले भी ये क्या बोलते हैं डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। ऑन अकरेंस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबिलियन, अगर उसको लगता है कि ऐसा डेंजर है तो प्रेसिडेंट जो है इशू प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, इन तीनों ग्राउंड पे कैन ऑल्सो इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबिलियन or imminent danger thereof, whether or not there is a proclamation already issued by him and such proclamations operation। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी है फिर भी प्रेसिडेंट जो है दूसरे ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। तो ये प्रोविज़न जो है 38 CAA 1975 के थ्रू ऐड किया गया, ठीक है। देन अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो रखी है अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के अंदर ग्राउंड बेसिस पे, तो उस केस में क्या होगा, तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलेंगे। और अगर आर्म रेबिलियन के बेसिस पे हो रखी है तो उसको इंटरनल इमरजेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो जो है इमरजेंसी जो लगा रखी है वो या तो पूरे कंट्री पे या किसी पार्ट पे भी लग सकती है। तो 42 जो है CAA 1976, तो उसने बोला कि प्रेसिडेंट जो है किसी स्पेसिफिक पार्ट पे भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में जो थर्ड ग्राउंड था दैट इज़ इंटरनल डिस्टर्बेंस था, तो ये बहुत वेग था और इसका बहुत वाइडर कॉन्टेशन था, किसी भी चीज़ के लिए लगा सकते। तो पर क्या है, फिर क्या हुआ कि 44 जो है
CAA 1978 ने इसको आर्म रेबेलियन से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अभी इंटरनल डिस्टर्बेंस पे नहीं लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है 1975 में बस इमरजेंसी जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे 1975 में लगाई थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, हेडेड बाय इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की बेसिस पे लगा दी थी। तो मतलब पागल सीधी थी ये। देन प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता। वो कब नेशनल इमरजेंसी लगाएगा? जब उसको रिटर्न रिकमेंडेशन दिया है कैबिनेट ने, रिटर्न, ओरल भी नहीं, रिटर्न रिकमेंडेशन तभी। दिस मीन्स दैट जो इमरजेंसी जो है इट इज़ कंकरेंस ऑफ द कैबिनेट है, नॉट मेरली एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उसको कंकरेंस होना चाहिए। तो 1975 में जो इंदिरा गांधी है उसने प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दिया कि भाई तुम लगा दो, और उसने कैबिनेट से कंसल्ट ही नहीं करा, ठीक है। तो कैबिनेट को जो है प्रोक्लेमेशन होने के बाद में इन्फॉर्म किया गया, ठीक है। कैबिनेट वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द इन प्रोक्लेमेशन आफ्टर इट वाज मेड एज अ फेट अकम्प्लाई। तो फेट अकम्प्लाई का मतलब समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो ये 44 जो है CA ने इसलिए इंट्रोड्यूस करा जिससे कि जो प्राइम मिनिस्टर है अकेला ही डिसीजन नहीं ले इस रिगार्ड में। 38 CA 1975 में तो उसने बोला कि जो भी नेशनल इमरजेंसी हुई तो वो जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा इसके ऊपर। फिर 44 CA 1975 में मिनर्वा इसको डिलीट कर दिया प्रोविज़न को, बोला कि जुडिशियल रिव्यू लगेगा। 44 CA ने बोला लगेगा, 38 ने बोला कि नहीं लगेगा, 44 ने बोला लगेगा, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। फर्दर मिनर्वा मिल केस जो है 1980, इसमें क्या हुआ कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नेशनल इमरजेंसी जो है उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। किस ग्राउंड पे? अगर वो मेलिफाइड है, या फिर डिक्लेरेशन है बेस्ड ऑन होली एक्सट्रेनियस, या फिर इररिलेवेंट फैक्ट इज और एब्सर्ड और परवर्स, ठीक है। तो इन ग्राउंड पे उसको चैलेंज कर सकते हैं, मेलिफाइड, होली एक्सट्रेनियस, इररिलेवेंट फैक्ट, एब्सर्ड और परवर्स, ठीक है। यानी पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, इसमें क्या है? तो जैसे ही ये इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट को उनको 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करना पड़ेगा। जिस जब इशू हुआ उसके विदिन 1 मंथ, इसमें 1 मंथ बोला है, ठीक है। डे 30 कुछ नहीं बोला, बस 1 मंथ बोला है। जब वो इशू है उसके 1 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा। ओरिजिनली क्या था, 2 महीने दे रखे थे, बट 44 CA ने बोला जो है कि इसने बोला कि इसको भाई 1 महीने पे लेके आओ, 2 महीने नहीं। तो मान लो क्या हो, इफ़ इन केस अगर मान लो प्रोक्लेमेशन जो है इशू कर दिया और लोकसभा जो है डिज़ोल्व हो जाती है, या फिर डिसोल्यूशन जो होता है वो लोकसभा का होता है ड्यूरिंग जो है 1 मंथ पीरियड, उसके बीच में हो जाता है, ठीक है। या तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड एट अ टाइम व्हेन लोकसभा हैज़ बीन डिज़ोल्व, ठीक है, या तो उस टाइम पे हो रही है, या फिर डिसोल्यूशन 30 दिन के अंदर अंदर हो रहा है विदाउट, और लोकसभा ने उसको अप्रूव भी नहीं करा है प्रोक्लेमेशन को, तो वो कब तक चलेगा? तो जब जो नई लोकसभा आती है, प्रोक्लेमेशन सर्वाइव अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर इट रिकन्स्टिट्यूशन। तो जैसे ही वो रिकन्स्टिट्यूट होती है लोकसभा तो उसकी फर्स्ट सिटिंग होनी पड़ेगी। फिर उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो क्या बोलते हैं, तब तक सर्वाइव करेगा, 30 दिन तक सर्वाइव करेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड जो राज्यसभा ने उसको अप्रूव कर रखा है, राज्यसभा ने अप्रूव नहीं करा तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक राज्यसभा को अप्रूव करना पड़ेगा। अगर वो अप्रूव हो जाता है, दोनों हाउस ने अप्रूव कर दिया, तो वो 6 मंथ्स तक रहेगा, ठीक है। और उसको अनंत काल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, पर हर 6 महीने में उसको पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। तो ये जो पीरियडिकल जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है उसको 44 CA 1978 में जो है ऐड करा इस प्रोविज़न को कि भाई पीरियडिकली करना पड़ेगा। और इससे पहले क्या था कि एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया ना, तो तब तक रहेगा जब तक कि जो एग्जीक्यूटिव या फिर जो मतलब कि कैबिनेट जो है उनकी मर्जी, तब तक
एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया बस ख़त्म, उसके बाद में दोबारा पार्लियामेंट से नहीं पूछेंगे, फिर जब तक कैबिनेट की मर्जी तब तक ये चलेगा। हाउ इफ़, और अगर मान लो इन मतलब 6 महीने कर दी, फिर हाउ जो लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स के लिए कर दिया और डिज़ोल्व हो गई 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही, और उसने अप्रूवल भी नहीं करा। हाउ द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स विदाउट अप्रूविंग द फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द एमरजेंसी ड्यूरिंग द पीरियड, है ना, और उसने फर्दर नहीं करा तो तब कब तक रहेगी, तब रहेगी 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर। तो जब नई लोकसभा रिकन्स्टिट्यूट होगी, तो जब हुई है तो उसकी जो फर्स्ट सिटिंग होगी उस सिटिंग से 30 डेज तक वो चलेगा रहेगा, प्रोवाइडेड राज्यसभा ने है उसको अप्रूव कर रखा है इसके कंटिन्यूस के लिए। तो मान लो 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है और क्या बोलते हैं, क्या है, हाँ डिज़ोल्व हो जाती है, और उसने अप्रूव नहीं करा फर्दर कंटिन्यूस के लिए, डिज़ोल्व हो गई, फिर इलेक्शन होंगे, जो भी कुछ होगा, नई लोकसभा आएगी, ठीक है। फिर जब वो आएगी उसके सिटिंग जब होगी, उस सिटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर जो है लोकसभा 30 दिन तक ये रहेगा, सर्वाइव करेगा, प्रोवाइडेड अगर राज्यसभा ने अब तक इसको क्या बोलते हैं अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई चलते रहने दो, अगर राज्यसभा ने नहीं करा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी अप्रूव करना है कोई भी रेजोल्यूशन, या तो अप्रूव करना है प्रोक्लेमेशन या फिर इसको कंटिन्यू वाला, एक तो अप्रूवल और कंटिन्यू वाला दोनों ही मस्ट बी पास बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी। कैसी मेजॉरिटी? मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ठीक है, टोटल मेंबरशिप एंड मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी वाला प्रोविजन जो 44 CA में इंट्रोड्यूस करा, पहले जो था सिंपल मेजॉरिटी था, ठीक है। देन है रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, तो ये प्रेसिडेंट कभी भी रिवोक कर सकता है एक नया प्रोक्लेमेशन दे के, ठीक है। तो उसको इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, जो रिवोक करने वाला प्रोक्लेमेशन उसमें पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट और ऑल्सो अगर लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि भाई इसको जो है कंटिन्यू ख़त्म, मतलब डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूटी, तो पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट को उसको रिवोक करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो प्रेसिडेंट खुद कर सकता है मर्जी से, दूसरा अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर देगी इसको ख़त्म करो, तब प्रेसिडेंट को करना ही करना पड़ेगा डिसॉल्व। तो ये जो प्रेसिडेंट ये लोकसभा वाला है ये चीज़ है, ये इंट्रोड्यूस करी थी 44 में। उससे पहले क्या था, ठीक है, उससे पहले जो मतलब रिवोकेशन था वो ओनली प्रेसिडेंट करता था और लोकसभा का कोई रोल नहीं था। और 44 CA के थ्रू ये भी ऐड किया गया कि अगर 1/10 जो है टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर ऑफ लोकसभा, टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर लोकसभा के, अगर वो रिटन नोटिस दे दे स्पीकर को या फिर प्रेसिडेंट को, अगर हाउस सेशन में नहीं है, तो उस केस में क्या होगी, एक स्पेशल सिटिंग होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब ये नोटिस दिया उसके 14 दिन के अंदर 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 जो स्पेशल सिटिंग होगी, इसमें क्या होगा कि जो है इसको डिसअप्रूव करने के लिए जो है रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है। तो 44 जो बेसिकली वेयर अगर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा गिव्स अ रिटन नोटिस टू द स्पीकर और द प्रेजेंट इफ हाउस इज नॉट इन द सेशन, अ स्पेशल सिटिंग जो है विल बी हेल्ड विद इन 14 days फॉर ऑफ कंसिडरिंग फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरिंग रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन। वही तो जो रेजोल्यूशन है डिसअप्रूव करने का, वो अप्रूव करने वाले रेजोल्यूशन से अलग है दो चीज़ों में। पहला कि जो है पहला वाला जो जिसको डिसअप्रूव वाला है उसको जो है ओनली लोकसभा को ही पास करने की ज़रूरत है, जहाँ पे अप्रूव करने वाली दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा उस रेजोल्यूशन को। जो पहला डिसअप्रूव वाला है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, और जो अप्रूव करने वाला है वो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। देन है नेशनल इमरजेंसी का क्या इफ़ेक्ट होगा, तो पहले देखते हैं इफ़ेक्ट ऑन द सेंटर स्टेट के रिलेशन पे क्या होगा, ठीक है। तो इसमें 3 हेड्स में आ जाए, एक तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल। तो एग्जीक्यूटिव में क्या होगा, तो जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट पे एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर के एग्जीक्यूटिव रिलाम में जो है सेंटर जो है डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को कि भाई कैसे करना है, ठीक है, कि वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर को कैसे एक्सरसाइज करे। सेंटर बोलेगा कि तुम
इस तरीके से अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करो। नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है कि सेंटर जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है ओनली ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स में ही, पर नेशनल इमरजेंसी में क्या हो सकता है कि वो किसी भी मैटर पे दे सकता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन। तो वो क्या है, जो स्टेट है वो सेंटर के पूरे कंप्लीट कंट्रोल में आ जाता है, पर सस्पेंड नहीं होता, पर पूरे कंट्रोल में आ जाता है कि आपको ये चीज़ ऐसे एग्जीक्यूट करनी है, वो चीज़ ऐसे एग्जीक्यूट करनी है, ये डिसीजन ऐसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, आपको इतने दिन में करना है, वो बट फलाना ढीकना वो काम करेगा, वो ऐसे करेगा, वो नहीं करेगा, इस तरीके से पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव बता सकता है। देन लेजिस्लेशन में क्या होगा, तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है एनी सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट, कोई भी, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर द स्टेट लिस्ट इज नॉट सस्पेंड, मतलब ऊपर वाले में भी सस्पेंड नहीं हुआ था एग्जीक्यूटिव में, यहाँ पे भी सस्पेंड नहीं हुआ है, तो लेजिस्लेटिव पावर स्टेट की वो सस्पेंड नहीं हुई है, बट इट बिकम सब्जेक्ट टू द ओवरराइडिंग पावर द पार्लियामेंट। मतलब मान लो कि अगर उसने लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, तो पार्लियामेंट का जो है ओवरराइड करेगा। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेजिस्लेटिव पावर का सेंट्रल स्टेट में, वो सस्पेंड हो जाता है। दो सेंट्रल लेजिस्लेटिव वो सस्पेंड नहीं होता, पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है वो सस्पेंड हो जाता है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव तो सस्पेंड होता नहीं है, एग्जीक्यूटिव में भी लेजिस्लेटिव भी, दोनों में नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनिटरी हो जाता है देन फेडरल। और जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए स्टेट सब्जेक्ट पे, नेशनल इमरजेंसी पे, वो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होगी उसके 6 महीने के बाद में इनऑपरेटिव हो जाएंगे। मतलब जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हुई उसके 6 मंथ्स तक ही वो पार्लियामेंट के जो भी लॉ बनाए स्टेट सब्जेक्ट्स में, वो तब तक ही रहेंगे, उसके बाद में ख़त्म हो जाएंगे। मान लो कि नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो उस केस में क्या है, प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस ला सकता है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर। और जो पार्लियामेंट जो है वो कोई पावर या फिर पार्लियामेंट जो सेंटर के ऊपर कोई पावर दे सकता, सेंटर को कोई पावर दे सकता है, कोई ड्यूटी दे सकता है, ठीक है, या फिर सेंटर के किसी ऑफिसर को या किसी अथॉरिटी को उस मैटर में जो कि यूनियन लिस्ट में नहीं है, मतलब स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट से कोई भी रिलेटेड पावर दे सकता है या फिर कोई ड्यूटी दे सकता है स्टेट लिस्ट से रिलेटेड। मान लो वाटर से हो गया तो वाटर से कोई रिलेटेड पावर दे देगा। फॉरेस्ट हो गया कि भैया फॉरेस्ट काट सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है, ड्यूटी दे दी कि फॉरेस्ट को साफ़ करो, पावर दे दी कि फॉरेस्ट को काट सकते हो। तो जब पार्लियामेंट है सेंटर को या फिर इसके ऑफिसर को या अथॉरिटी को, जो बेसिकली क्या है यूनियन लिस्ट के अलावा मैटर जो है उस पर पावर या ड्यूटी दे सकता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द लॉ मेड बाय इट अंडर द एक्सटेंसिव। मतलब पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया स्टेट सब्जेक्ट पे, तो उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सेंटर के किसी ऑफिसर को या अथॉरिटी को पावर या ड्यूटी देगा कि भाई मैंने लॉ बना दिया, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो जब पावर देगा, ड्यूटी इम्पोज करेगा, तभी तो होगा। तो 42 CAA 1976 ने बोला कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर जो ये दे रखी है ना भी ये चीज़ें, तो ये उस स्टेट पे तो होगा ही होगा जहाँ पे इमरजेंसी है, बाकी दूसरे स्टेट पे भी हो सकता है। देन है फाइनेंशियल, तो उसमें क्या है, प्रेजेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेवेन्यू का स्टेट और सेंटर के बीच में, उसको मॉडिफाई कर सकता है। कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो रिड्यूस कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है द ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। मतलब ये कैंसिल ही कर देगा पूरी तरीके से, मत सेंटर तुम स्टेट को कुछ मत दो, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन कब तक करेगा, जब तक एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें कि इमरजेंसी ख़त्म हुई है, मतलब फाइनेंशियल तक चलेगी पूरी। पता चला कि क्या बोलते हैं जुलाई में ख़त्म होगी और फाइनेंशियल मार्च में ख़त्म होता है, तो वो मार्च तक चलेगी पूरी, ठीक है। तो ये जो भी प्रेसिडेंट के ऑर्डर हैं वो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट के आगे रखे जाएंगे। देन है इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो लोकसभा के केस में लाइफ ऑफ लोकसभा की होगी क्या होगी कि वो एक्सटेंड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म, ठीक है, 5 ईयर बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। मतलब अगर मान लो राज्यसभा लोकसभा जो है दोनों की दोनों मिलके क्या बोलते हैं एक लॉ एक्ट बना देते हैं, ठीक है, उस पर बिल है, उस पर एक्ट बना दिया कि भाई लोकसभा उसकी जो लाइफ है उसको 1 साल एक्सटेंड कर दो, 5 साल के बियॉन्ड। तो ऐसे हर साल उनको लॉ बनाना पड़ेगा, हर साल उस एक्ट को पास करना पड़ेगा
तब जाके वो 1-1 साल जो है और कितना भी टाइम तक इंडिफरेंट पीरियड तक वो कंटिन्यू कर सकती है लाइफ लोकसभा की। पर मान लो इमरजेंसी ख़त्म हो गई तो उसके 6 मंथ्स तक ही जो है लोकसभा रहेगी, उसके विद इन जो है इलेक्शन कराने होंगे। एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। फॉर एग्जांपल टर्म ऑफ 5th लोकसभा जो 1971 से 77 जो है वो 2 टाइम के लिए एक्सटेंड करी, 1 ईयर एट अ टाइम, ठीक है, 2 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया गया। देन है पार्लियामेंट जो है में एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। उसमें ऊपर वाले में भी पार्लियामेंट था, मतलब दोनों हाउस थे, इसमें भी पार्लियामेंट ही एक्सटेंड करेगा नॉर्मल टेन्योर स्टेट लेजिस्लेचर का, वो भी 1 साल फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के केस में टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट। तो दोनों केस में पार्लियामेंट जो है ऊपर वाले में तो पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा, अब यहाँ पे ऐसे कुछ लॉ का नहीं दे रखा। सिमिलरली पार्लियामेंट में एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय 1 ईयर ईच एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी टू ऑपरेट। ऊपर वाले में लॉ है, इसमें कुछ ऐसा दे नहीं रखा लॉ होगा कि कैसे होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 358 359 बताता है कि क्या इफेक्ट होगा अगर नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तो फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या होगा। तो 358 जो है बोलता है कि जो आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड हो जाएंगे। 359 बताते हैं कि 358 आर्टिकल 19 की सस्पेंशन के बारे में बताते हैं, 359 जो है 19 के अलावा बाकी आर्टिकल के सस्पेंशन के बारे में बताता है, बट 20 और 21 कहीं कहीं भी नहीं होंगे, ठीक है। राइट टू लाइफ है और जो है वो दोनों किसी भी केस में सस्पेंड नहीं होंगे। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, तो जैसे ही क्या बोलते हैं आर्टिकल 358 क्या बोलता है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी आएगी तो आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। तो इसमें कोई सेपरेट ऑर्डर पास नहीं करना पड़ेगा उनको सस्पेंड करने का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है कोई भी लॉ बना सकता है या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है जिसके थ्रू वो कोई भी 6 फंडामेंटल राइट है उनको एब्रिज कर दे या फिर टेक अवे कर दे, ठीक है। और ऐसे लॉ या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है उनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में कि भाई ये तो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होती है तो ये जो आर्टिकल 19 है अपने आप ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी लॉ बनाए हैं इमरजेंसी के टाइम पे टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी विद आर्टिकल 19 सीज टू हैव इफेक्ट हाउएवर नो रेमेडी, मतलब जो लॉ का उतना पार्ट जो कि इनकन्सिस्टेंट है आर्टिकल 19 से, बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोला कि फ्रीडम नो राइट टू असेंबली, ठीक है, तो वो हट जाएगा, बाकी का लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है। एनी लॉ मेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी ऑफ आर्टिकल 19 सीम्स टू हैव इफेक्ट, ठीक है। हाउएवर नो रेमेडी लाई टू फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग द इमरजेंसी इवन आफ्टर इमरजेंसी एक्सपायर, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे कुछ एक्शन ले लिया स्टेट ने या कुछ नहीं तो बोला कि भाई मेरे को तो हट जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है इमरजेंसी के टाइम लिया गया है, जो भी एक्शन लिया है तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते इवन अगर इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है उसके बाद में भी, ठीक है। हाँ, तो वही वो मतलब सही तरीके से इंडिपेंडेंटली बिना डरे काम कर सके, इसीलिए उनको इम्यूनिटी दे रखी है। 44 जो है CA क्या बोलता है, 358 जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है 2 तरीके से। तो बोला कि आर्टिकल 19 जो है वो जो 6 फंडामेंटल राइट है वो तभी सस्पेंड होंगे अगर जो है नेशनल इमरजेंसी वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे करी है, ना कि आर्म रेबेलियन के ग्राउंड पे, ठीक है। मतलब अगर आर्म रेबेलियन इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे है तो ये जो 19 है आर्टिकल ये सस्पेंड नहीं होगा। और बोला कि वही लॉ प्रोटेक्ट होंगे जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड हैं, ठीक है, बाकी वो चैलेंज कर सकते हैं। ओनली दोज लॉ विच आर रिलेटेड टू द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज, नॉट अदर लॉ, ठीक है। ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ओनली अंडर सच लॉ इज़ प्रोटेक्टेड, मतलब उस लॉ को ही प्रोटेक्ट करेंगे जो इमरजेंसी से रिलेटेड है और उन्हीं एग्जीक्यूटिव एक्शन को प्रोटेक्ट करेंगे जो उस लॉ के अंदर लिए गए हैं जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड हैं। बाकी अगर लॉ के अंदर
जो इमरजेंसी रिलेटेड कोई लॉ नहीं है, मान लो कि लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है, तो हम फॉरेस्ट वाले का कोई लॉ है, ठीक है, तो वो इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है, तो उसको मतलब उसको चैलेंज कर सकते हैं। और वो एग्जीक्यूटिव एक्शन कुछ लिया है, मतलब पेड़ वेड़ काट दिए, तो उसको भी चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि वो इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है। देन सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 359 जो है वो प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा क्या, राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। मतलब वो फंडामेंटल राइट एज सच सस्पेंड नहीं होते, बट ओनली द राइट टू मूव टू द राइट टू गो टू द कोर्ट, वही होगा बस। मतलब फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते, बट ओनली उनका इन्फोर्समेंट जो है सस्पेंड होता है। तो थियोरेटिकली जो राइट जो है अलाइव रहते हैं, पर रेमेडी जो होती है उनकी सस्पेंड हो जाती है। और वही उन्हीं का इन्फोर्समेंट सस्पेंड होगा जो कि प्रेजेंट क्वार्टर में बताए हैं, बाकी नहीं होंगे। और जो सस्पेंशन है वो जब तक इमरजेंसी रहती है तब तक, या फिर उसके शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है, जैसा कि ऑर्डर में दे रखा है, ठीक है। और जो सस्पेंशन है वो पूरी कंट्री के लिए या फिर किसी पार्ट के लिए हो सकता है। तो जैसा भी ऑर्डर में बताया है कि कौन सा फंडामेंटल राइट होगा, कितने टाइम तक होगा, कौन से पार्ट पे होगा, तो वैसे वैसे ही होगा। और जो प्रेजेंट का जो ऑर्डर है वो दोनों हाउस के आगे रखा जाएगा अप्रूवल के लिए। अगर दोनों ने अप्रूव कर दिया, दोनों हाउस ने, तो मतलब इन्फोर्स होगा, अदरवाइज शायद नहीं। तो जब प्रेजेंट का ऑर्डर जो है फोर्स में है, ठीक है, तो स्टेट है कोई भी लॉ बना सकता है या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है जिसके थ्रू वो स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट को एब्रिज या टेक अवे कर रखा किया है। मतलब मान लो बोला कि आर्टिकल जो है 15 जो है, प्रेसिडेंट ने बोला 15 अब मतलब 15 तो लगेगा, पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते इसके अगेंस्ट। तो स्टेट जो है लॉ बना सकता है कि 15 जो है इसको एब्रिज कर सकता है, टेक अवे कर सकता है, ठीक है, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है। तो फिर अब बोला है ना कि क्या बोलते कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो वो जो भी स्टेट ने जो भी लॉ बनाया है, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए हैं, तो उनको कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड दैट दे आर इनकंसिस्टेंट विद द स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट, कि भाई हमें तो आर्टिकल 15 दे रखा है, ये लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते स्टेट के एक्शन को। जैसे जो प्रेजेंट का ऑर्डर जो है ख़त्म हो जाता है, तो कोई भी लॉ बनाया है स्टेट ने, या फिर कोई भी टू द एक्सटेंट जो भी लॉ बनाए, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी विद द स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट सीज टू हैव इफेक्ट। मान लो 15 से रिलेटेड कोई भी लॉ बना दिया, तो उतने पार्ट तक ही वो ख़त्म होगा जितने पार्ट तक वो फंडामेंटल राइट से इनकन्सिस्टेंट है, बाकी का चलता रहेगा, बट कोई रेमेडी नहीं होगी, ठीक है, फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर इवन आफ्टर द ऑर्डर सीज टू ऑपरेट, ठीक है। दिस मीन्स दैट द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन जो टेकन ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर जो कैन नॉट बी चैलेंज इवन आफ्टर ऑर्डर एक्सपायर, वो पहले वाली बात है, वही 19 वाली बात बोल रखा है। देन है 44 CA क्या बोलता है कि जो 359 है इसके स्कोप को कम कर रहा है। तो पहली चीज़ की प्रेजेंट जो है बोला कि जो प्रेसिडेंट जो है 2021 को मतलब सस्पेंड नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट के नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ FR 2021, ठीक है। तो जो है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो एनफोर्सिबल, मतलब वो इवन अगर इमरजेंसी है तब भी प्रेसिडेंट को हटा नहीं सकता। तो मतलब इसके अलावा कोई भी लॉ है वो हट जाएगा, इसके अलावा 19 के अलावा, ठीक है। कोई भी लॉ जो है प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर के थ्रू हटा सकता है उसका एनफोर्समेंट। और दूसरी चीज़ कि वही लॉ जो कि आर रिलेटेड विद द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। इमरजेंसी से रिलेटेड वही लॉ प्रोटेक्ट होंगे जो कि उससे रिलेटेड हैं फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड नॉट अदर लॉ, ठीक है, बाकी नहीं होंगे। एंड द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ओनली अंडर सच लॉ इज़ प्रोटेक्टेड। देन है डिस्टिंक्शन बिटवीन 358 एंड 359। तो 358 जो है वो 19 पे लगता है, 359 जो है सारे पे लगेगा, ठीक है, जो कि प्रेजेंट अपने ऑर्डर में बोल देगा। तो 358 के थ्रू क्या होता है कि आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। 359 में क्या होगा कि
प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड करेगा, प्रेसिडेंट सस्पेंड करेगा एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स। यानी 358 में बोला है कि तभी लगेगा जब एक्सटर्नल इमरजेंसी, दैट इज़ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, तो 359 क्या बोल रहा है कि ये दोनों पे लगेगा, एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी दोनों पे लगेगा। ठीक है, 358 बोल रहा है कि जो है आर्टिकल 19 जब तक इमरजेंसी रहती है पूरे एंटायर ड्यूरेशन तक ये सस्पेंड रहेगा। आर्टिकल 359 बोल रहा है कि उतने ही पीरियड तक रहेगा जितना कि प्रेसिडेंट ने सस्पेंड एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड द प्रेजेंट विच में बी आइदर एंटायर और अ शॉर्टर पीरियड। मतलब जैसे प्रेसिडेंट बोलेगा उसी के हिसाब से वो सस्पेंड होगा। दैन 358 बोलता है कि वो पूरी कंट्री पे लग जाएगा। 359 जो है एंटायर पार्टी, फिर एंटायर कंट्री फिर किसी पार्ट पे लगेगा। 358 पूरी कंट्री पे लग जाएगा, पूरी पे। देन है 358 जो है आर्टिकल 19 को पूरी तरीके से सस्पेंड कर देता है। 359 करता है डज नॉट एम्पावर द सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द 2021। मतलब 359 में जो है 20 और 21 के अलावा बाकी का जो है एनफोर्समेंट सस्पेंड हो जाएगा, इनका नहीं होगा। ठीक है, देन है 358 क्या बोलता है कि जो है स्टेट जो है लॉ बना सकता है या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है विच एग्जीक्यूटिव एक्शन इनकन्सिस्टेंट विद आर्टिकल 19। मतलब आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल जो स्टेट है कोई भी लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है इसके अगेंस्ट। 359 बोलता है कि स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है इनकन्सिस्टेंट विद दोज फंडामेंटल राइट हुज एनफोर्समेंट इज सस्पेंडेड बाय प्रेजेंट ऑर्डर। हाँ वही, मतलब जो आर्टिकल 19 में तो 19 वाले के अगेंस्ट करेगा और इसमें बाकी के करेगा। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं एक वो भी सिमिलैरिटी भी है कि दोनों ही 358 359 जो है बोथ प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम चैलेंज टू ओनली दोज लॉ विच आर रिलेटेड विद एमरजेंसी एंड नॉट अदर लॉ। ठीक है, एमरजेंसी लॉ से ही रिलेटेड होंगे। ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ओनली अंडर सच लॉ इज प्रोटेक्टेड बाय बोथ। वही चीज़ सेम है, मतलब वही लॉ जो कि एमरजेंसी से रिलेटेड हैं वही होंगे। ठीक है, देन डिक्लेरेशन मेड सो फार, तो 1962 में 71 एंड 3 बार जो है एमरजेंसी आई है, 62 71 75। जो पहली आई थी 62 में अक्टूबर में ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, चाइनीज़ अग्रेशन के बेस पे इन नेपाल नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसको अभी अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, और ये 68 तक रही, 6 साल तक। ठीक है, तो इसी ड्यूरेशन में 1965 में जो है क्या बोलते हैं वॉर हो गया अपना पाकिस्तान के साथ में। तो कोई एक हेंस अ फ्रेश प्रोक्लेमेशन नोट नीडेड एट द टाइम ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान 1965 में। ठीक है, कोई फ्रेश प्रोक्लेमेशन इसी में ही चलता रहा। तो सेकंड जो है नेशनल इमरजेंसी 1971 में आई जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। ठीक है, तो थर्ड वाली जो आई 1975 में, दोनों सेकंड एंड थर्ड जो है वो मार्च 1977 में दोनों को एक साथ रिवोक कर दिया, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड। तो जब 71 वाली चल रही थी तो उसी टाइम पे 75 वाली भी आ गई। इवन व्हेन दिस इमरजेंसी वाज इन ऑपरेशन थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज मेड। तो इसमें प्रोक्लेमेशन कर दिया था कि थर्ड इमरजेंसी का जून 1975 में। बोथ जो सेकेंड और जो थर्ड है वो मार्च 1977 में रिवोक कर दिया। फर्स्ट टू प्रोक्लेमेशन जो है 1962 और 71 जो है ये एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे बनाई थी, और जो 75 है इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे बनाई थी। ठीक है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या है कि जब एक सर्टन पर्सन हैव बीन इंसाइटिंग द पुलिस एंड आर्म्ड फोर्स अगेंस्ट द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज एंड देयर नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, मतलब कोई इंसान जो है पुलिस या आर्म फोर्स को जो है इंसाइट कर रहा है अगेंस्ट द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज़ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग। यानी एमरजेंसी डिक्लेयर इन 1975। तो ये जो है इंटरनल इमरजेंसी थी, ये बहुत कंट्रोवर्शियल थी। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था एमरजेंसी पावर के यूज़ करने का। तो जो इलेक्शन हुए थे
लोकसभा के 1977 में। इन द इलेक्शन हेल्ड टू द लोकसभा इन 1970 आफ्टर इमरजेंसी, कांग्रेस पार्टी जो है जो इंदिरा गांधी हेड थी उसकी, वो हार गई, जनता पार्टी जो है पावर में आ गई। तो ये पावर जो है, दिस गवर्नमेंट अपॉइंटेड शाह कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द सर्कमस्टांसेस दैट वारंटेड डिक्लेरेशन। भाई क्यों हुआ? तो शाह कमीशन को अपॉइंट किया गया इसमें, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 1975 में। तो कमीशन ने कुछ डिड नॉट जस्टिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, हेंस 44 जो है इनैक्टेड टू इंट्रोड्यूस द नंबर ऑफ सेफ गार्ड अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजन। तो शाह कमीशन बोला कि भाई इन्वेस्टिगेट करो कि किस सर्कमस्टांसेस में इमरजेंसी लेके आए। तो उसमें कुछ जस्टिफाई, मतलब कोई ऐसा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो ये फिर 44 लेके आया सेफ गार्ड करने के लिए। प्रेजेंट रूल, तो ग्राउंड क्या होगा, 355 जो है सेंटर पे ड्यूटी डालता है कि भाई तुम देखो कि जो हर एक स्टेट में गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ही चले, ठीक है। तो सेंटर की ड्यूटी है कि जो ड्यूटी इन इट इज़ दिस ड्यूटी इन परफॉर्मेंस ऑफ विच सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 356। अगर उसको लग रहा है कि वो नहीं चल रही तो सेंटर जो है टेक ओवर कर देता है स्टेट के गवर्नमेंट को, ठीक है। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, उसको प्रेजेंट रूल भी बोलते हैं, इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। देन है प्रेजेंट रूल जो है 2 ग्राउंड पे लगेगा 356 में। एक तो ग्राउंड मेंशन है 356 में, ठीक है। प्रेजेंट रूल 2 ग्राउंड पे लगेगा अंडर आर्टिकल 356 के अंदर प्रेजेंट रूल लगेगा, और फिर 356 में ये बता रखे 2 ग्राउंड। पहला ग्राउंड तो 356 में ही दे रखा है, दूसरा ग्राउंड जो है 365 में दे रखा है। तो 356 क्या बोल रहा है कि ये प्रेसिडेंट को पावर दे रखा है कि वो क्या बोलते हैं, प्रेजेंट रूल जो है टू इशू जो प्रोक्लेमेशन, अगर उसको लग रहा है वो सेटिस्फाइड है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे कि गवर्नमेंट जो, अगर उसको लग रहा है कि जो है जो गवर्नमेंट है स्टेट में वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के अकॉर्डिंगली नहीं चल पा रही है उस केस में, तो प्रेसिडेंट जो है प्रेजेंट रूल या तो गवर्नर ने प्रेजेंट कैन एक्ट आइदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर अदरवाइज दैट गिविंग दैट गवर्नर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो खुद से ले सकता है, फिर गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पे प्रेजेंट रूल लगा सकता है। तो आर्टिकल 365 बोलता है जब जो है सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया स्टेट को और वो स्टेट जो है डायरेक्शन को फॉलो नहीं करे, तो उस केस में स्टेट फेल टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है और द स्टेट के नॉट बी कैरिड इन अकॉर्ड विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके हिसाब से ऐसा हो जाएगा। देन पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, तो प्रेजेंट रूल जो लगा रखा है तो दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट को उनको इसको अप्रूवल करना पड़ेगा विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। हाउएवर जो है तो इसमें 2 महीने हैं और नेशनल इमरजेंसी में जो 1 महीना था, तो इसको पार्लियामेंट को 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करना पड़ेगा। हम मान लो अगर लोकसभा जो डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है, या फिर और द डिसीजन लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 months, ठीक है, या तो उसी टाइम पे हो जाती है या फिर 2 महीने के अंदर अंदर हो जाती है और उसने अप्रूव नहीं करा है, तो जब लोकसभा आएगी और उसकी फर्स्ट सिटिंग होगी उसके उस सिटिंग से 30 दिन तक रहेगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर लोकसभा ने अप्रूव कर दिया तो वो चलेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड तब तक राज्यसभा ने बोला कि अप्रूव कर रखा है इन इट्स मीन टाइम, ठीक है। अगर अप्रूव कर दिया पार्लियामेंट ने तो वो 6 months तक चलेगा, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी वाले में कितना था, 1 साल था, इसमें क्या है 6 months है, नहीं इसमें भी 6 months है, उसमें भी 6 months ही रहेगा, ठीक है। हर 6 months में उसको अप्रूव करना पड़ेगा। इसमें क्या है ये 6 months रहेगा, ठीक है। और इसका पर वो क्या इंडेफिनिट टाइम था, इसमें क्या है मैक्सिमम जो 3 year विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 months, है ना। उसमें इंडिफरेंट पीरियड तक कर सकते हैं, इसमें 3 महीने से 3 साल से ज़्यादा तक प्रेजेंट रूल एक्सटेंड नहीं करेंगे। और वही सेम केस अगर जो लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months विदाउट अप्रूविंग द फर्दर कंटिन्यूएशन, तो जब फर्स्ट सिटिंग होगी लोकसभा उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो लोकसभा को जो है इसको मतलब रिकंटिन्यूएशन के लिए इसको देखना पड़ेगा, प्रोवाइडेड राज्यसभा ने इस टाइम तक अप्रूव कर रखा है इसको कंटिन्यूएशन को। देन
तो जो रेजोल्यूशन है जो कि अप्रूव कर रहा है, पहला तो अप्रूवल ऑफ द प्रेजेंट रूल और दूसरा कंटिन्यूएशन कैन बी पास बाय आइदर हाउस और ओनली बाय सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। नेशनल इमरजेंसी में क्या था, स्पेशल था, अब इसमें क्या है, सिंपल मेजॉरिटी है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसने कुछ इसमें कुछ पंगे कर दिए। तो पार्लियामेंट की पावर उसको कुछ कम कर दिया, ठीक है। पुट द रिस्ट्रेनमेंट ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू एक्सटेंड प्रोक्लेमेशन ऑफ, 1 साल होने के बाद में क्या होगा ना, क्या होगा कि प्रेजेंट रूल जो है एक्सटेंड होगा बाय 6 मंथ्स एट अ टाइम ओनली व्हेन 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। 1 साल हो गया, ठीक है, उसके बाद में एक्सटेंड होने के लिए तभी होगा प्रेजेंट रूल अगर नेशनल इमरजेंसी है पूरे कंट्री में या फिर किसी पार्ट में, और इन होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, या तो पूरे कंट्री में या फिर किसी उस स्टेट के किसी पार्ट में, ठीक है। देन इलेक्शन कमीशन जो है वो सर्टिफाई करे कि जनरल इलेक्शन जो है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टीज। मतलब इलेक्शन कमीशन बोले कि भाई इस स्टेट में जो है इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि डिफ़िकल्ट होगा, हम ही नहीं कर पाएंगे। तो जो है प्रेसिडेंट जो है रिवोक कर सकता है इसको किसी भी टाइम पे एक प्रोक्लेमेशन के थ्रू। तो इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर प्रेजेंट रूल लग जाता है तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस रहेंगी। तो जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी फंक्शन ले सकता है स्टेट गवर्नमेंट के, फंक्शन या फिर पावर वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट, ठीक है। ही कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और पावर वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। तो बोल सकता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के बाद में जो पावर है लॉ बनाने की, वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगा, मतलब पार्लियामेंट लॉ बनाएगा उस पर। मतलब प्रेसिडेंट जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन उसको सस्पेंड भी कर सकता है रिलेटिंग टू एनी बॉडी या अथॉरिटी इन द स्टेट। स्टेट में कोई भी बॉडी या फिर अथॉरिटी है तो उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, मान लो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम है, तो उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि कोई भी डिसीजन होगा उससे पूछिए होगा तो उसको सस्पेंड कर सकता है कि नहीं, गवर्नर अपनी मर्ज़ी से करेगा या फिर प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से करेगा, इस तरीके से। तो जब प्रेजेंट रूल लग जाती है तो प्रेजेंट जो है स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय चीफ मिनिस्टर को डिसमिस कर देता है। तो अब क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ये तो डिसमिस हो गया चीफ मिनिस्टर। तो जो गवर्नर होता है वो प्रेजेंट के बिहाफ पे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैरी करेगा विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और एडवाइज़र अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो मतलब यहाँ पे गवर्नर जो है कर देगा, जो उसको डिसमिस कर देगा प्रेसिडेंट। तो इसी रीज़न से जो है आर्टिकल 356 को इम्पोजिशन ऑफ प्रेजेंट रूल बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो या तो सस्पेंड कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, दोनों ही कर सकता है। असेंबली को मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को तो डिसमिस कर दिया, यानी असेंबली को क्या कर सकता है, या तो सस्पेंड कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। तो फिर क्या है, पार्लियामेंट जो है स्टेट लेजिस्लेटिव बिल या फिर स्टेट बजट है उसको पास करेगा, क्योंकि असेंबली तो है नहीं, तो बजट और जो भी बिल हैं वो ये पार्लियामेंट पास करेगा। तो जब स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाती है और डिज़ोल्व हो जाती है तो जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट को कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉ फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड टू हिम इन दिस रिगार्ड। अच्छा, तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को बोलेगी भाई तुम लॉ बनाओ या फिर कोई दूसरी अथॉरिटी बनाएगी लॉ जो कि प्रेसिडेंट ने बताई है, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट नहीं बनाएगा पर प्रेसिडेंट बनाएगा लॉ। तो या तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, ठीक है, या तो उसने पार्लियामेंट ने किसी को डेलीगेट कर दिया द पार्लियामेंट, और इन केस ऑफ डेलीगेशन अगर पार्लियामेंट ने डेलीगेट कर दिया प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट, या फिर उसने किसी अथॉरिटी को बता दिया, प्रेसिडेंट ने कोई अथॉरिटी बता रखी कि ये लॉ बनाएगा वो, तो वो क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। फिर लॉ के थ्रू क्या कर सकते हैं, वो पावर दे सकते हैं या फिर ड्यूटी इम्पोज कर सकते हैं ऑन द सेंटर और इट्स ऑफिसर और अथॉरिटी, ठीक है। तो जो भी लॉ बनाया भाई उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो फर्दर लॉ बना के क्या बोलते हैं, पावर और ड्यूटी दे देंगे, उस लॉ के थ्रू पावर ड्यूटी दे देंगे। जब लोकसभा जो है सेशन में नहीं है तो उस टाइम पे जब प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दे रखी है कि वो जो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से एक्सपेंडिचर कर सकता है, ठीक है, पेंडिंग इट्स सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट। मतलब वो
प्रेसिडेंट ऑथराइज कर सकता है। वैसे तो लोकसभा करेगा, मतलब पार्लियामेंट करेगा, पर जब लोकसभा नहीं है तो उस केस में जो है प्रेसिडेंट ऑथराइज कर सकता है कि भाई आप स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में से एक्सपेंडिचर कर सकते हो, ठीक है, ये ऑथराइज करेगा। पर जो है पार्लियामेंट को सैंक्शन देना पड़ेगा इसमें, पेंडिंग सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है स्टेट का गवर्नेंस देख सकता है। तो अगर कोई लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया, फिर प्रेसिडेंट ने बना दिया, फिर कोई दूसरी अथॉरिटी ने बना दिया है, तो वो प्रेसिडेंट रूल ख़त्म होने के बाद में भी ऑपरेट करेगा, कंटिन्यू टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर प्रेसिडेंट रूल। ये कंटिन्यू तो करेगा, पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको या तो रिपील कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, या री इनैक्ट कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर उस लॉ को। और ये भी दे रखा है कि प्रेजेंट रूल में जो प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट की पावर नहीं ले सकता, खुद को नहीं दे सकता, ठीक है, कैनॉट अज्यूम हिमसेल्फ द पावर वेस्टेड इन द हाई कोर्ट, या फिर उसके किसी प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसको सस्पेंड नहीं कर सकता। इसका कहने का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हाई कोर्ट की, जो उसका स्टेटस है, पावर है, फंक्शन है, वो सेम रहेंगे प्रेजेंट रूल में भी। तो इसमें कुछ डिफरेंस बता रखा है नेशनल इमरजेंसी प्रेजेंट रूल के बीच में। तो 352 बोल रहा है कि ये तभी लगेगा नेशनल इमरजेंसी जब इंडिया की सिक्योरिटी या किसी पार्ट जो है थ्रेट में, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबेलिंग की वजह से, ठीक है। और ये बोल रहा है, प्रेजेंट रूल बोल रहा है कि जब गवर्नमेंट का स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है ड्यू टू द रीज़न विच, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि ड्यू टू रीज़न विच मे नॉट हैव एनी कनेक्शन विद वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन, ठीक है। देन नेशनल इमरजेंसी में क्या है कि इसमें क्या हो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है वो फंक्शन करेंगे एंड एक्सरसाइज द पावर असाइन टू देम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट्स इफेक्ट इन इज दैट द सेंटर गेट्स कंकरेंट पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन इन द स्टेट, मतलब स्टेट तो रहेगी पर सेंटर के पास में कंकरेंट पावर हो जाती है, मतलब स्टेट सेंटर पे भी देखेगा और स्टेट पे भी देखेगा। तो प्रेजेंट के रूल में क्या होता है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव जो डिसमिस हो जाती है एंड स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड या डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। प्रेजेंट एडमिनिस्टर करता है स्टेट थ्रू द गवर्नर एंड पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट, ठीक है। प्रेजेंट तो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा और पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, ठीक है। इन ब्रीफ जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर जो है वो इसके पास में आ जाएंगी। देन नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा, प्रेजेंट जो है लॉ बना सकता है किसी भी सब्जेक्ट में स्टेट लिस्ट ओनली बाय इटसेल्फ, ठीक है। इट कैन नॉट डेलीगेट द सेम टू एनी अदर बॉडी और अथॉरिटी। इसमें क्या है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है ऑन द सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है खुद से ही, किसी दूसरे को नहीं बोलेगा तुम बना लो। पर प्रेजेंट रूल में क्या होगा कि पार्लियामेंट जो है लॉ बनाने की पावर जो है वो प्रेसिडेंट को दे सकता है या फिर किसी दूसरी अथॉरिटी को दे सकता है जिसने प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई मेरे को मत दो, इसको दे दो, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट बनाएगा स्टेट लिस्ट पे, और प्रेजेंट रूल में जो पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकता है। पर अभी तक कैसा रहा है कि सो फार द प्रैक्टिस हैज़ बीन फॉर द प्रेसिडेंट टू मेक लॉ, अभी तक कैसा रहा है कि प्रेसिडेंट ही जो है लॉ बनाता है फॉर द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द एमपी, लोगों से पूछ लेता है भाई कैसे बनाएं फ्रॉम द स्टेट से जो भी एमपी बैठते हैं ना, मतलब राजस्थान में लग गया तो राजस्थान में जो भी एमपी बैठेंगे तो उससे पूछेगा भाई कैसे बनाऊँ लॉ, क्या करूँ, ठीक है। तो उस लॉ को क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंशियल एक्ट बोलेंगे, ठीक है। या नेशनल इमरजेंसी, इसमें कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं होता, ठीक है, ऑपरेशन के लिए, ठीक है। इंडेफिनिट पीरियड तक ये करेगी जब तक कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट अप्रूव करता है, हर 6 मंथ्स में अप्रूव करता रहे और उसको इंडेफिनिट पीरियड तक ये चलेगी, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, प्रेजेंट रूल के केस में इसका मैक्सिमम पीरियड 3 साल का होता है, ठीक है। देयरफॉर जो ये एंड हो जानी चाहिए एंड द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मस्ट बी रिस्टोर्ड इन द स्टेट, ठीक है। देन नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, सेंट्रल स्टेट के बीच रिलेशन जो है मॉडिफाई हो जाता है। प्रेजेंट रूल में क्या होता है, रिलेशन जो है ऑफ स्टेट अंडर द इमरजेंसी, रिलेशनशिप ऑफ सेंटर विद ऑल द स्टेट, सारे स्टेट्स के से मॉडिफाई हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, उसी स्टेट का रिलेशन मॉडिफाई होगा सेंटर के साथ में जिसमें लगा है प्रेजेंट रूल। तो नेशनल इमरजेंसी में कोई भी बेसिकली क्या है, रेजोल्यूशन है जो कि अप्रूव करा है या फिर कंटिन्यू करा है,
तो उसको जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। प्रेजेंट रूल में क्या है कि जो भी रेजोल्यूशन है जो अप्रूव करे कंटिन्यू करे उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। दैन नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा कि ये फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करेगा। प्रेजेंट रूल में क्या होगा कि फंडामेंटल राइट जो है उनको इफेक्ट नहीं करेगा। दैन नेशनल इमरजेंसी में क्या है कि लोकसभा जो है मतलब एक रेजोल्यूशन पास करके जो है नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकती है, ठीक है। और प्रेजेंट रूल में क्या है कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है लोकसभा का, तो इसको जो है प्रेजेंट ही खुद रिवोक कर सकता है। इट कैन बी रिवोक बाय द प्रेजेंट ओनली ऑन हिज ओन। अब क्या है यूज़ ऑफ 356, तो 1950 से प्रेजेंट रूल जो है 100 बार यूज़ कर रखा होगा, ठीक है। दैट इज़ ऑन एन एवरेज ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ ओकेजन द प्रेजेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड इन आर्बिट्री मैनर फॉर पॉलिटिकल एंड पर्सनल रीजन, ठीक है। हेंस 356 become one of the controversial and most criticize the provision of the constitution. Then है स्कोप ऑफ जुडिशल रिव्यू। तो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 तो बोलता है कि जो सेटिस्फैक्शन है प्रेसिडेंट का 356 रिवोक लाने में तो वो फाइनल है और उसको जो है चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, ठीक है। बोला कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी भी ग्राउंड पे सेटिस्फाई है तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। 44 ने बोला कि नहीं भाई इसको जुडिशियल रिव्यू लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। देन है बोमाई केस 1994, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें बोल दी। पहला कि जो है प्रेजेंट रूल पे जो जुडिशियल रिव्यू लग सकता है। दूसरी चीज़ की जो सेटिस्फैक्शन है प्रेसिडेंट का वो रेलिवेंट मटेरियल पे बेस्ड होना चाहिए। द एक्शन जो है प्रेजेंट कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट अगर उसको लग रहा है कि वो इरेलीवेंट है, एक्सट्रेनियस ग्राउंड या फिर फाउंड ऑन बेलिफाइड या फिर परवर्स ग्राउंड पे है। देन है बर्डन जो है सेंटर पे लगेगा कि भाई उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ऐसा मटेरियल एग्जिस्ट करता है वो जो कि जस्टिफाई करता है इम्पोजिशन को, ठीक है। तो इसको सेंटर को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये रहा मटेरियल, सेंटर टू प्रूव दैट रिलेवेंट मटेरियल एग्जिस्ट टू जस्टिफाई इम्पोजिशन ऑफ द प्रेजेंट रूल, ठीक है। Then a court cannot go into the correctness of the material or its adequacies, but it can see whether it is relevant to the action. अभी वो नहीं बोलेगा भाई मटेरियल करेक्ट है कि नहीं है, कोर्ट ये नहीं बोलेगा, बस ये दिखेगा कि हाँ मटेरियल होना चाहिए, बस ख़त्म, मटेरियल है, ख़त्म बात, ठीक है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि प्रेसिडेंशियल रूल जो है प्रोक्लेमेशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और इनवैलिड है तो कोर्ट के पास में पावर है कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस कर रखी है ना उसको रिस्टोर कर सकता है। एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको रिवाइव कर देगा अगर वो सस्पेंडेड डिज़ोल्व हो रखी है तो उस केस में। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो तभी डिज़ोल्व होगी अगर पार्लियामेंट ने जो है अप्रूवल दे रखा है प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन का। मान लो प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन हो गया और 2 महीने के अंदर अंदर वो मतलब उसको डिज़ोल्व नहीं कर सकता, ठीक है। until such proclamation until such approval is given the president can only सस्पेंड कर सकता, डिज़ोल्व नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मान लो पार्लियामेंट ने जो है अप्रूव नहीं करा प्रोक्लेमेशन को तो जो असेंबली है वो रिएक्टिवेट हो जाएगी, मतलब सस्पेंड ही हुई है तो दोबारा से रिएक्टिवेट हो जाएगी। देन है तो बोला कि जो सेक्युलरिज्म जो बेसिक फीचर है तो स्टेट गवर्नमेंट परसिंग एंटी सोशल पॉलिटिक्स इज़ लाइबल टू एक्शन अंडर 356। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा एंटी सोशल काम करे तो प्रेजेंट रूल लगेगा। देन है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर रही है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का तो ठीक है, तो वो डिसाइड होगा क्वेश्चन हाउस में। जब तक वो डिसाइड नहीं होता तब तक जो है मिनिस्ट्री बैठी रहेगी। डिसाइड हो जाता है कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं, उसके बाद में ही वो हटेगी, अदरवाइज़ नहीं। इसमें बोला है कि जब कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है सेंटर पे, ठीक है, it will not have the authority to dismiss ministries formed by other party in the ministers in the state। हाँ, इसमें वही है कि where a new political party assumes power at the center it will not have the authority to dismiss ministries formed by other parties in the state, ठीक है। then power under article 356 is exceptional, ठीक है, और उसको occasionally स्पेशल सिचुएशन में इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि कब प्रॉपर होगा कब इम्प्रॉपर होगा प्रेजेंशियल प्रेजेंट रूल का।
तो जो सरकारी कमीशन है उसने रिपोर्ट दी थी सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे 1988 में। देन सुप्रीम कोर्ट जो है SR बोममाई केस 1994 में। तो सिचुएशंस बताई थी कि भाई कब जो है 356 प्रॉपर इम्प्रॉपर होगा। तो प्रॉपर किस किस में होगा, तो जहाँ जनरल इलेक्शन के बाद में टू द असेंबली मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नो पार्टी सिक्योर अ मेजॉरिटी दैट इज़ अ हंग असेंबली। ठीक है, तो उसके इसमें जो है प्रेसिडेंशियल रूल लग जाएगा तो प्रॉपर होगा। ठीक है, तो वेयर आफ्टर जनरल इलेक्शन टू द असेंबली नो पार्टी सिक्योर्स अ मेजॉरिटी। ठीक है, फिर है दूसरा, वेयर द पार्टी हैविंग अ मेजॉरिटी इन द असेंबली डिक्लाइंस टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री। पार्टी मेजॉरिटी है पर वो मिनिस्ट्री नहीं बना रही, एंड द गवर्नर कैन नॉट फाइंड अ कोलिशन मिनिस्ट्री कमांडिंग अ मेजॉरिटी इन द असेंबली। ठीक है, तो जिस पार्टी के पास में मेजॉरिटी है तो वो भाई मिनिस्ट्री नहीं बना रही है और गवर्नमेंट को कोई कोलिशन दिख नहीं रही है जो कि कमांडिंग मेजॉरिटी हो असेंबली में। ठीक है, देन है वेयर अ मिनिस्ट्री रिज़ाइन आफ्टर इज डिफीट इन द असेंबली। ठीक है, मिनिस्ट्री जो रिज़ाइन कर जाती है वो हार गई। देन है नो अदर पार्टी इज़ विलिंग और एबल टू फॉर्म मिनिस्ट्री कमांडिंग अ मेजॉरिटी इन द असेंबली। तो कोई अदर पार्टी की आ ही नहीं रहा है, ना तो विलिंग है ना ही एबल है टू फॉर्म मिनिस्ट्री, मतलब पावर नहीं ले पा रही है कमांडिंग अ मेजॉरिटी इन द असेंबली, मतलब किसी की मेजॉरिटी नहीं है। देन है वेयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, मतलब सेंटर ने कोई डायरेक्शन दी और स्टेट ने मानी नहीं। देन इंटरनल सबवर्जन, for example a government is deliberately acting against the constitution and the law or is fomenting a violent revolt। हाँ, मतलब वही जानबूझ के वो ऐसे काम कर रही है। देन है फिजिकल ब्रेकडाउन, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है विलफुली रिफ्यूज टू डिस्चार्ज इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंडेंजरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो इन केसेस में लगेगा। तो कब कब इम्प्रॉपर होगा, जहाँ पे मिनिस्ट्री जो है रिज़ाइन कर देती है या फिर डिसमिस हो जाती है on losing a majority support in the assembly, and the governor recommends imposition of the president's rule without proving the possibility of forming an alternative ministry। मतलब एक मिनिस्ट्री रिज़ाइन कर देती है और हो सकता है दूसरी बन सकती है पर फिर भी वो लगा देती है उस केस में। ठीक है, तो गवर्नर जो मेक्स हिज ओन असेसमेंट ऑफ द सपोर्ट ऑफ अ मिनिस्ट्री इन द असेंबली एंड रिकमेंड imposition of president's rule without allowing the ministry to prove its majority on the floor ऑफ द असेंबली। मतलब वो अलाउ नहीं करती कि भाई तुम देखोगे तुम मेजॉरिटी बना पाओगे कि नहीं, और पहले ही लगा देती है। देन अगर एक रूलिंग पार्टी है एंजॉइंग जो है मेजॉरिटी सपोर्ट इन द असेंबली, ठीक है, हैज सफर्ड अ मैसिव डिफीट इन द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा सच एज 1977 1980। मतलब स्टेट में तो वो पावर है पर लोकसभा में हार जाती है, तो उस केस में भी प्रेजेंट रूल नहीं लगाएंगे। देन इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग टू इंटरनल सबवर्जन और फिजिकल ब्रेकडाउन, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस है पर उससे इंटरनल सबवर्जन या फिर फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। देन है मैल एडमिनिस्ट्रेशन द सेंटर और एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट मिनिस्ट्री और स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल एग्जिजेंसीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, देन है वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट गिवन प्रायर वार्निंग टू रेक्टिफाई इटसेल्फ except in case of extreme urgency leading to disastrous consequences। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जो है वार्निंग देनी पड़ेगी भाई तुम अपने एक्शंस को सही करो, बट उस केस में नहीं जब बहुत ही अर्जेंट हो या फिर जिसकी वजह से डिजास्टर कंसिक्वेंसेस हो, उस केस में जल्दी से के लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, वेयर द पावर इज़ यूज टू सॉर्ट आउट इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम ऑफ द रूलिंग पार्टी so for a purpose extraneous or irrelevant to one for which it has been conferred by the constitution। then है फाइनेंशियल इमरजेंसीज के ग्राउंड क्या है डिक्लेरेशन के। तो 360 जो है प्रेसिडेंट को पावर देखता है कि भाई वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है अगर वो सेटिस्फाइड होता है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फिर क्रेडिबिलिटी है क्रेडिट इंडिया का जो है इंडिया का या फिर किसी पार्ट का वो थ्रेट में है। तो 38 जो है अमेंडमेंट एक्ट 1975 बोलते हैं कि जो प्रेजेंट का जो सेटिस्फैक्शन है वो फाइनल है और उसको क्वेश्चन नहीं करेगा, कोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, 44 बोलता है कि सेटिस्फैक्शन जो है उसको प्रेजेंट का जो सेटिस्फैक्शन उस पर जुडिशियल रिव्यू लगेगा, मतलब कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है। देन है पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है
तो दोनों पार्लियामेंट जो है हाउस को 2 महीने के अंदर अंदर इसको अप्रूव करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। तो वही चीज़ दे रखी है, अगर मान लो लोकसभा जो है डिज़ोल्व हो जाती है या फिर डिसोल्यूशन जो है जब इमरजेंसी लगाई इशू गई उस टाइम पे डिज़ोल्व हो, या फिर विद इन 2 महीने के अंदर अंदर वो डिज़ोल्व हो जाती है, उसने अप्रूव नहीं करा है, तो उस केस में वो जब फर्स्ट सिटिंग होती है लोकसभा कि उससे 30 दिन तक जो सर्वाइव करेगा, प्रोवाइडेड राज्यसभा ने उसको मीन टाइम में अप्रूव कर रखा है। एक बार जो है वंस अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो वो इंडेफिनेटली लगेगी जब तक उसको रिवोक नहीं कर सकते। ठीक है, अब तक का क्या था कि नेशनल इमरजेंसी में क्या था कि हर 6 मंथ्स में उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, अप्रूव करना, मतलब एक बार अप्रूव फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। और वो प्रेजेंट रूल जो है हर 6 मंथ में करना पड़ेगा, पर वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। इसमें क्या है कि वो एक बार हो गया तो वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए लगेगी। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। तो उसमें क्या है कि 2 चीज़ें हैं, इसमें कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं दे रखा, नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर इट्स ऑपरेशन। देन है रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और तीनों केसेस में जो है पार्लियामेंट का ही अप्रूवल चाहिए होगा, स्टेट का नहीं चाहिए। तो जो पार्लियामेंट इस सिंपल मेजॉरिटी से जो है अप्रूव करेगा इसको, ठीक है, दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। देन इसको रिवोक जो है प्रेजेंट कर देगा किसी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से। इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम ऐसा ही जो है वहाँ पे भी था प्रेजेंट रूल में, वहाँ पे भी प्रेजेंट अपनी मर्जी से कभी भी इसको मतलब रिवोक कर सकता था। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो इफेक्ट क्या होगा, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर जो है वो एक्सटेंड करेगी स्टेट में। उसके थ्रू सेंटर क्या करेगा कि वो स्टेट को डायरेक्शन देगा कि भाई तुम लोग ऑब्जर्व करो फाइनेंशियल कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एज आर स्पेसिफाइड इट बाय इट एंड टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रेजेंट में डीम नेसेसरी एंड एडिक्वेट फॉर द पर्पज़। मतलब सेंटर बता देगी कि भाई ये जो रूल्स हैं इनको तुम फॉलो करो। ठीक है, और इसी डायरेक्शन के थ्रू सेंटर जो क्या बोल देगी कि भाई सैलरी को रिड्यूस करो, अलाउंस को रिड्यूस करो ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ द पर्सन सर्विंग द स्टेट, या तो सभी का, फिर पर्टिकुलर का, या ए का या बी का, इस तरीके से। ठीक है, देन है जितने भी मनी बिल हैं उनको रिजर्व, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल हैं वो रिजर्व करो, उनको प्रेजेंट कंसिडर करेगा आफ्टर देयर पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, देन प्रेजेंट जो है डायरेक्शन दे सकता है फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरी अलाउंस फॉर ऑल और एनी क्लास ऑफ द पर्सन सर्विंग द यूनियन। अब तो ये तो स्टेट का था, भी है जो है प्रेजेंट बताएगा। ठीक है, इसमें प्रेजेंट बताएगा कि भाई किस किस का जो है यूनियन में किस किस क्लास की जो है सैलरी अलाउंस जो कम होगी। ठीक है, एक तो ये, फिर है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनकी भी कम हो सकती है। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट ही बताएगा। देन है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी तो सेंटर जो है पूरा कंट्रोल हो जाता है स्टेट के फाइनेंशियल मैटर्स पे। यानी एच.एन. कुंजरू जो है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो बोला कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है प्रोविजन पोज अ सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। ठीक है, रीज़न जो एक्सप्लेन द रीज़न, अम्बेडकर ने बोला कि दिस आर्टिकल मोर लेस जो है अलाउ द पार्लियामेंट पैटर्न ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड ए नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पास इन 1933 विच गिव द प्रेजेंट पावर टू मेक सिमिलर provision in order to remove the difficulties both economic and financial that had overtaken America's people as a result of the Great Depression। ठीक है, नो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कोई नहीं आई है, ऑल्दो हमारा कि फाइनेंशियल क्राइसिस 1991 में आया था, पर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं आई है। देन क्रिटिसिज्म क्या है इमरजेंसी प्रोविजन का, तो इमरजेंसी प्रोविजन का पूरे का, तो जो फेडरल कैरेक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और यूनियन जो है पूरी पावरफुल हो जाती है। देन है पावर ऑफ द स्टेट जो है बोथ यूनियन एंड द यूनिट विल एंटायरली बी कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास में स्टेट की भी पावर हो जाती है, यूनियन की भी पावर हो जाती है। ठीक है, देन है प्रेसिडेंट जो डिक्टेटर बन जाता है। देन है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट की ख़त्म हो जाती है। देन है फंडामेंटल राइट जो है मीनिंगलेस हो जाते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक फाउंडेशन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन एवी कमत है उसने बोला है कि आई फियर दैट बाय दिस single chapter we are just seeking to lay the foundation of the totalitarian state, police state, a state completely opposed to all the ideas and
principle that we have held aloof during the last few decades, a state where the rights and the liberties of the millions of innocent men and women will be in continuous jeopardy, a state where if there be peace, it will be the peace of the grave and the void of the desert. It will be a day of shame and sorrow when the present makes us of these power have no parallel in any constitution of the democratic countries of the world. Katie Shaw described them as a chapter of reaction and integration. I find one cannot be noticed two distinct current of thoughts underlying and influencing throughout the provision of the chapter. A. To arm the center with special power against the unit, and B. To arm the government against the people. Looking at all the provisions of this chapter particularly and scrutinizing the power that have been given in almost every article, it seems to me the name only if liberty or democracy will remain under the constitution. Then T.T. Krishnamachari feared that by means of this provision the president and the executive would be exercising a form of constitutional dictatorship. H.N. Kunjuru ने बोला कि the emergency financial provision pose a serious threat to the financial autonomy of the state. then इसमें प्रोटैगनिस्ट भी हैं जो कि क्या बोलते हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं. अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है लेवल दम है वेरी लाइफ बर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन महावीर त्यागी जो है सेफ्टी वॉल बता रहे हैं इसको, ठीक है, देयर बाय हेल्प द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देन अम्बेडकर जो है बेसिकली एक्सेप्ट करें मिस यूज ऑफ, ठीक है, ही ऑब्जर्व आई डू नॉट ऑल्दो डिनाई दैट देयर इज a possibility of the article being abused or employed for political purpose.